नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का भाग 4 पढ़ते हैं। उससे पहले हमने भाग 1, 2 और 3 में पढ़ा था, उसका वापस रिवीजन देखते हैं। तो हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाले पाठ में सबसे पहले पढ़े थे भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। भौतिक गुण जैसे बाहर से दिखने वाले गुण, रंग, आकार, आमाप, अवस्था, यदि उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखें तो किसी कागज़ का फाड़ना, कपड़े का फाड़ना, लकड़ी को तोड़ना, पत्थर को तोड़ना, पानी को गर्म करके भाप में बदलना, पानी को ठंडा करके बर्फ़ में बदलना, किसी लोहे की वस्तु पर रंग पेंट लगाना, मोम का पिघलना, तो ये सारे भौतिक परिवर्तन थे। उसके बाद में हमने पढ़े थे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन जो है वो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई नया पदार्थ बनता है और उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध का दही में बदलना, ठीक है। और एक हमने उदाहरण देखा था, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। फिर उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी में घोला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। फिर हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति पहचानने की कोशिश की थी, तो हमने उसमें लिटमस पत्र डाला था। तो हम देखते हैं कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, मतलब कि उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी थी? क्षारीय प्रकृति थी। फिर उसके बाद में हमने एक और उदाहरण देखा था, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने आयरन मतलब लोहे की कील डाल दी थी। तो लोहा जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर सल्फेट का जो हरा रंग था वो धीरे धीरे नीले रंग में बदल जाता है। तो उस कॉपर सल्फेट से में लोहे की कील मतलब आयरन ने अपनी क्रिया करके आयरन सल्फेट बना लिया था। तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। फिर हमने एक और देखा था कि हम एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मतलब हम चूने के पानी में डालते हैं तो चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। तो वह भी एक रासायनिक परिवर्तन था। और दूसरे उदाहरण देखें तो जैसे भोजन का पचना, शाम के बनाए हुए भोजन का सुबह तक खराब हो जाना, पेड़ पर फल का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना, तो ये सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। दूध का दही में बदलना। उसके बाद में हमने देखा था लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया भी एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन होती है। तो लोहे पर जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए होता था? एक तो लोहा, ऑक्सीजन और जल। तो हमारे पास बनता था फेरस ऑक्साइड, ये एक प्रकार का जंग है, आयरन ऑक्साइड। तो लोहे पर जंग लगने के लिए दो चीज़ें अनिवार्य थी, एक तो ऑक्सीजन और जल। यदि दोनों में से कोई एक चीज़ भी अनुपस्थित है तो जंग लगने की क्रिया नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि लोहे पर जंग लगने से लोहे को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं। जैसे लोहे को जंग से बचाते हैं तो हम उसके ऊपर पेंट या ग्रीज लगाते हैं या उसमें कोई और धातु का मिश्रण कर देते हैं या हम उसके ऊपर जिंक या जस्ते की परत चढ़ा लेते हैं। और लोहे पर जिंक और जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया जो है वो यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। तो आज हम ये तो हो गए अपने पिछले पाठ तक। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि
नमक जो है वो किससे प्राप्त होता है? समुद्री जल से। और समुद्री जल से नमक किस क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? वाष्पन की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन इससे जो नमक प्राप्त हो रहा है समुद्री जल से वाष्पन की क्रिया द्वारा जो हम नमक प्राप्त करते हैं वो अशुद्ध नमक होता था, मतलब कि वो इतना शुद्ध नमक नहीं होता था और उसके क्रिस्टल भी कैसे होते थे? छोटे होते थे, क्रिस्टल भी छोटे होते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो नमक के जो हमें क्रिस्टल प्राप्त हो रहे थे या जो नमक प्राप्त समुद्र जल से जो नमक प्राप्त हो रहा था वो ना तो शुद्ध था और न ही उसके क्रिस्टल बड़े थे। तो अब इसके क्रिस्टलों को बड़ा कैसे करते हैं या इस नमक को शुद्ध नमक में कैसे बदला जा सकता है? तो उसकी जो प्रक्रिया है वो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो क्रिस्टलीकरण में हम क्या करते हैं कि क्रिस्टलीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी पदार्थ को शुद्ध व बड़े आमाप के क्रिस्टल प्राप्त करने की क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो क्रिस्टलीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी पदार्थ को शुद्ध व बड़े आमाप के क्रिस्टल प्राप्त करने की क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब किसी पदार्थ के शुद्ध और बड़े आमाप के क्रिस्टल उसी के विलयन से प्राप्त किए जाते हैं, उसी पदार्थ के विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। तो उसी पदार्थ के विलयन से ही उसके क्रिस्टलों को प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रिस्टलीकरण की जो क्रिया है वो एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। तो क्रिस्टलीकरण जो है वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो बड़े और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर रहे हैं वो उसी पदार्थ के विलयन से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया जो है वो एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। अब हमें उसी के विलयन से क्रिस्टल कैसे प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की कुछ बूंदें ले ली। फिर हमने उसमें पानी में मतलब बीकर में हमने पानी लिया और उस पानी में हमने कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की कुछ बूंदें मिला दी। अब हम इसको क्या करते हैं? गरम, और गरम इतना करना है कि लगभग वो उबलना शुरू हो जाए। अब हम इसमें कॉपर सल्फेट मिलाना शुरू करते हैं और कॉपर सल्फेट तब तक मिलाते रहते हैं जब तक कि ये पूरे इसमें घुलना बंद नहीं हो जाए। तो कॉपर सल्फेट को तब तक मिलाना है, तब तक मिलाते रहना है जब तक वह घुलना बंद ना हो जाए। मतलब क्या क्या हमने बीकर लिया, बीकर में पानी डाला, पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली और फिर हमने उसको गर्म किया। गर्म कितना करना है कि वो उबलना शुरू हो जाए। अब उबलना शुरू होता है तब हम उसमें कॉपर सल्फेट डालना शुरू करते हैं। अब कॉपर सल्फेट तब तक डालते रहना है उसमें कि डालते रहना है और हिलाते रहना है। तो जो हम देखेंगे कॉपर सल्फेट हम पहले
डालते जाएंगे तो गर्म पानी होने के कारण, उबलने के कारण वो कॉपर सल्फेट उसमें घुलता जाएगा। अब हम लगातार कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं, हिला रहे हैं, डाल रहे हैं, हिला रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि कॉपर सल्फेट की मात्रा उस पानी में ज़्यादा हो जाने के कारण उसका एक ज़्यादा घोल बन जाएगा और धीरे धीरे वो कॉपर सल्फेट उसमें घुलना बंद हो जाएगा। मतलब कि कॉपर सल्फेट की मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण वो विलयन गाढ़ा हो जाएगा और उसमें वो कॉपर सल्फेट की मात्रा घुलना बंद हो जाएगी। तो हमें ऐसा ही गाढ़ा विलयन बनने तक उसमें कॉपर सल्फेट मिलाते रहना है और तब तक मिलाना है जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट की इतनी मात्रा ना हो जाए कि वह उस विलयन में घुलना बंद हो जाए। ठीक है। अब जैसे ये घुलना बंद हो जाएगा, पूरा एकदम गाढ़ा घोल, गाढ़ा विलयन बन जाएगा, तो हम इसे क्या करेंगे, फिर इसे हम फिल्टर पेपर से छान लेंगे। फिल्टर पेपर से छानना। अब हमने इसको फिल्टर पेपर, एक कीप लेंगे, कीप के ऊपर फिल्टर पेपर रखेंगे ऐसे। मतलब ये बीकर था, मतलब हमने क्या किया, अब इसमें ये बीकर, ये कीप लिया एक, और यहाँ हमने एक फिल्टर पेपर रखा और अब इसके ऊपर हमने कॉपर सल्फेट का गाढ़ा घोल, ये वाला डालेंगे। तो इसमें डालेंगे तो इस गाढ़े घोल में जो भी पानी की मात्रा होगी वो पानी की मात्रा तो छनकर किस में आ जाएगी, बीकर में आ जाएगी, और इस कॉपर सल्फेट का जो गाढ़ा घोल है वो कहाँ रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा। अब हम इसको एक स्थिर जगह पर रख देंगे और उसको बिल्कुल भी ना तो हिलाना है ना छेड़ना है। इसको हम एक स्थिर जगह पर रख देते हैं 4-5 घंटे के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो जब हम इस कीप में आए हुए कॉपर सल्फेट को देखेंगे तो हमें इस कॉपर सल्फेट के बड़े और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। तो इस कीप में आए हुए जो पदार्थ है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। और ये क्रिस्टल कैसे होंगे, बड़े और एकदम शुद्ध। तो इस प्रकार क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करने की क्रिया देखी। तो एक बार वापस देख लेते हैं हमने कैसे किया। तो बीकर में एक कप पानी लिया, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाली, उसको गर्म किया तब तक जब तक वो उबलना शुरू ना हो जाए। फिर उसमें हम कॉपर सल्फेट डालना शुरू करते हैं और हिलाते रहते हैं। अब कॉपर सल्फेट तब तक डालते रहना है और हिलाते रहना है जब तक कि कॉपर सल्फेट की इतनी मात्रा न बढ़ जाए उसमें कि वह एक गाढ़ा घोल बन के उसमें कॉपर सल्फेट घुलना बंद ना हो जाए। फिर हम एक कीप पर फिल्टर पेपर रखेंगे और उस गाढ़े घोल को छानेंगे। तो कीप फिल्टर पेपर रखकर हमने उस गाढ़े घोल को डालेंगे तो उसमें जो भी पानी की मात्रा होगी वो फिल्टर पेपर से छनकर बीकर में आ जाएगी। और यहाँ जो घोल या जो पदार्थ बचेगा उसको हम एक लंबे समय तक 4-5 घंटे के लिए एक स्थिर जगह पर रख देंगे। फिर बाद में हम देखेंगे तो हमें वहाँ पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम उसी के विलयन से उसी के शुद्ध और बड़े क्रिस्टल प्राप्त कर रहे हैं। तो यह क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है और क्रिस्टलीकरण एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है।